हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने थिन जो प्रेशर वेजल्स होते हैं, जो थिन सिलेंडर होता है और थिन स्फेरिकल वेजल्स होता है, उसके सारे न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे, राइट। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए थे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, और कुछ क्वेश्चन हम जो हैं वो एलडीआरसी में डिस्कस करेंगे, राइट। एलडीआरसी में जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। मुझे लगा था कि आपकी कोई न्यूमेरिकल क्लास नहीं होती है किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने वो क्लास रख ली थी थिन सिलेंडर्स और थिन स्फेरिकल वेजल्स की, राइट। ये तो बात हो गई पिछले चैप्टर की, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज कॉलम एंड स्टड। वी आर गोइंग टू डिस्कस different types of column, different types of stud, what is the difference between the columns and stud, ठीक है। these are the things that we are going to discuss in this lecture। और इस लेक्चर में एक सबसे बड़ी खास बात हमें देखनी है। देखो, कॉलम को ऐसे नहीं, हमें फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। हमें कॉलम जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही एक चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऐसा होता है जिसमें स्टूडेंट क्या करता है कि फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ता है। क्योंकि कॉलम में 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 कंडीशंस होती हैं, उसका वो फॉर्मूला मेमोराइज कर लेता है, रट लेता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का वो आंसर कर देता है, ठीक है। लेकिन कॉलम को हमें कुछ इस तरह से पढ़ना है कि ताकि अगर हम उस बेसिक नॉलेज को अपने पास रखें तो हम कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। जो एक बच्चा सिर्फ फॉर्मूला रटता है वो क्वेश्चन तो कर लेगा डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं कि क्वेश्चन में फॉर्मूला आता है। ये जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा रहती है, कंसेप्चुअल अप्रोच थोड़ी सी कम रहती है, राइट। लेकिन समझने की बात यह है कि जो क्वेश्चंस इस पे पुटअप होते हैं कॉलम्स एंड स्टड पे, वो फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक आता है इसमें सिलेंडरनेस रेशो, कि सिलेंडरनेस रेशो जो होता है वो क्या होता है। बच्चा उसका फॉर्मूला तो हम मेमोराइज कर लेता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानता है कि सिलेंडरनेस रेशो की क्या ज़रूरत है, ठीक है, नीड क्या है उसकी। तो उस टाइप की चीज़ें आज हम ज़्यादा, मेरा ये जो चैप्टर है ये चाहे तो मैं एक लेक्चर में इसको पूरा ख़त्म कर दूं, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉलम जानेंगे, कॉलम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर स्टड को जानेंगे, स्टड क्या होता है, क्या कॉलम स्टड का पार्ट है या फिर स्टड कॉलम का पार्ट है, फिर ये चीज़ देखेंगे। फिर यूलर बकलिंग लोड क्या है, क्रशिंग लोड क्या है, लॉन्ग कॉलम क्या है, शॉर्ट कॉलम क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, उसको देखेंगे। क्रशिंग लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूलर बकलिंग लोड कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसको देखेंगे। फिर कॉलम को डिज़ाइन करते वक्त किन किन एजम्पशंस का ध्यान रखना होता है, फिर उसको देखेंगे, राइट। और फाइनली फिर हम देखेंगे कि जो एंड कंडीशंस होती हैं कॉलम की वो क्या होती हैं। आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊंगा यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन कम, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। बात यहाँ मैकेनिकल सिविल की नहीं है, कंसेप्ट होता है। इट डजेंट मैटर वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, राइट। सिविल इंजीनियरिंग में जब हम एंटर करते हैं थोड़ा सा कंक्रीट बेस्ड कॉलम ज़्यादा आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे जो कॉलम्स होते हैं बेसिकली वो मेटल के रहते हैं, तो हमें ये समझना है थोड़ा सा, ठीक है। आपको इस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा जो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझ में आएगा ताकि आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे कोर्स में, राइट। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने के बावजूद अगर आप सिविल के कॉन्सेप्ट जानते होगे तो वो एक अच्छा इंजीनियर कहलाता है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ कॉलम एंड स्टड। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ कॉलम, है ना। कॉलम की डेफिनेशन क्या है या कॉलम किसे कहते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। कॉलम इज डिफाइंड एज, column is defined as a vertical important है इसमें, a vertical structural member, a vertical structural member
कॉलम इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर फिक्स्ड बोथ एंड्स, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड बोथ एंड्स व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन इट इज, ठीक है, एंड लिखेंगे व्हेन नहीं, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू, it is subjected to the truly axial compressive load. And what is the definition of column? कॉलम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर? वर्टिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट हेयर, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेंबर मे बी हॉरिजेंटल, मे बी इन वर्टिकल और मे बी सम इन अदर पोजिशन, राइट, लेकिन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर, राइट। द कॉलम इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर फिक्स्ड बोथ एंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिक्स्ड बोथ एंड, जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हो, फिक्स्ड बोथ एंड्स, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अब ये ट्रूली मैंने क्यों वर्ड यूज किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। एक्सियल आप जानते हो, एक्सियल क्या होता है? एक्सियल वो डायरेक्शन है, या फिर हम कहेंगे एक्सियल क्रॉस सेक्शन का सेंटर होगा जो एक्सियल आपकी एक्सिस होती है उससे पास होता है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है जो सेंटर से पास हो और उस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसे कहते हैं एक्सियल फोर्स। और एक्सियल फोर्स में बी टेंसाइल और मे बी कॉम्प्रेसिव, डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? अच्छा, तो हम कॉलम को समझ गए। कॉलम एक ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके दोनों सिरे या दोनों एंड्स फिक्स्ड हो, ठीक है, और उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स हो, ठीक है, ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स हो। अगर हम फिगर बनाएं तो देखो वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होगा, ऐसा मान लो कि ये वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है। क्रॉस सेक्शन भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसको 3 डायमेंशन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक, इसको 3 डायमेंशन में दिखाया हमने। अब जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हों, 3 डायमेंशन में जो फिक्स दिखाते हैं ना वो इस तरह से दिखाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और एक नीचे वाला सरफेस भी फिक्स्ड होगा, नीचे वाला सरफेस भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ये वाला इस तरह से, जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हो। समझ में आ गई बात? जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हो और उस पर ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स हो, उस पर क्या हो, ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। अब ये जो फिक्स है ना, देखो ऐसा करो, ये जो फिक्स है इसको नीचे की तरफ, मतलब ये मान के चलो कि ये फिक्स है, इसको हम यहाँ हैचिंग दिखा देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ये जो सरफेस है ये दोनों तरफ से फिक्स है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मतलब है जो इस क्रॉस सेक्शन का सेंटर होगा, जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस पर डिपेंड करती है? फोर्स के डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था पहले। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस पर डिपेंड करती है? फोर्स की डायरेक्शन पे। क्लियर है? तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि जो कॉलम है वो फिक्स्ड है नीचे से भी और ऊपर से भी। तो सही तरीका इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो ये एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स जो है वो सपोज P मैग्नीट्यूड का है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर ऐसा है जो वर्टिकल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके दोनों एंड्स फिक्स्ड होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो कंप्रेसिव फोर्स है वो एसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, वो प्योरली एक्सियल फोर्स होना चाहिए, यानी कि वो क्रॉस सेक्शन के सेंटर से पास होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हमारी हो जाती हैं तब उस वर्टिकल मेंबर को या वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं वो हमारा कॉलम है। ठीक,
कॉलम आई थिंक हमें समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन दी स्ट्रट। स्ट्रट क्या है? स्ट्रट भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। लिखेंगे इट इज डिफाइंड as a structural member, as a structural member, राइट। अब स्ट्रक्चरल मेंबर ये है, यहां पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि जो स्ट्रट है, स्ट्रट can be सही वर्ड यूज नहीं होगा। स्ट्रट may be vertical, right, or inclined. May be vertical or inclined. It is defined as a structural member. The strut may be vertical or inclined, and condition of strut and condition of strut may be both ends fixed, comma, one end fixed and other end free, right, comma, both ends hinge, and the last one is and one end hinge and other end free, and one end hinge, लास्ट जो होगा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है बोर्ड पे तो यहाँ लिख देते हैं। एक और बचा कौन सा? एंड वन एंड हिंज एंड अदर एंड्स फ्री, राइट। अब ये हमने क्या लिखा है, देखो इसको समझते हैं। हमने कहा कि जो स्ट्रट है वो भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, बट स्ट्रट की जो पोजीशन है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? कहना क्या मतलब है कि स्ट्रट जो है एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी कोई भी पोजीशन हो सकती है। वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो उसके एंड्स होंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, जो उसके एंड्स होंगे, कोई भी कॉलम हो या कोई भी स्ट्रट हो, उसमें दो ही एंड होते हैं। तो जो भी एंड्स होंगे, अगर दोनों एंड्स क्या हैं, अगर आपके दोनों एंड्स फिक्स्ड है, पहला पॉइंट कि एंड कंडीशन ऑफ स्ट्रट में भी बोथ एंड्स फिक्स्ड, पहली बात, राइट। सेकंड, वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज फ्री, यानी कि एक फिक्स्ड हो और एक फ्री हो, ठीक। फिर बोथ एंड्स क्या हो, हिंज हो, या एक एंड हिंज हो और दूसरा क्या हो, फ्री। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कॉलम की, कॉलम क्या है, कॉलम की कंडीशन क्या है कि इसके बोथ एंड क्या होने चाहिए, फिक्स्ड। बोथ एंड क्या होने चाहिए, फिक्स्ड, पहली कंडीशन। बोथ एंड क्या होने चाहिए, फिक्स्ड। ये एक वर्टिकल मेंबर होना चाहिए, वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर हो, ठीक। दूसरा, इस पे जो एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव लोड, प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, देन वी कैन से दैट कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉलम, नॉट स्ट्रट।
बात करते हैं स्ट्रट की कि स्ट्रट जो है वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और वो किसी भी डायरेक्शन में उसकी पोजीशन जो है वो होल्ड हो सकती है। इट मे बी इन वर्टिकल और इंक्लाइंड, राइट। तो बात करते हैं इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे बॉटम स्ट्रट। स्ट्रट क्या है? स्ट्रट जो है उसमें 4 कंडीशन हो सकती है कि बोथ एंड जो है फिक्स्ड भी हो सकते हैं, कॉमा बोथ एंड बोथ एंड हिंज भी हो सकते हैं, कॉमा एक फिक्स्ड एक हिंज भी हो सकता है, और लास्ट जो होगा क्या कि एक फिक्स्ड और एक फ्री भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं? ये हो जाएगा, राइट। फिर ये एक ये हो गया और एक हो गया बोथ एंड हिंज। ठीक है, बी से स्टार्टिंग थी तो दोनों फिक्स वाला केस ले लिया, हिंज वाला केस ले लिया। एक फिक्स्ड एंड हिंज और एक फिक्स्ड एंड फ्री। क्लियर है? तो ये दोनों एंड अगर हैं और उसकी पोजीशन कुछ भी है, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रट, नॉट द कॉलम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट हियर कि कॉलम की जो कंडीशन है क्या वो स्ट्रट में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, स्ट्रट में भी आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है, ध्यान रखना। स्ट्रट में भी आपका क्या होता है? एक्सियल कंप्रेसिव लोड। समझ में आ रही बात है? तो अब ये चेक करना है हमें कि जो कॉलम की कंडीशन है वो स्ट्रट में सेटिस्फाई कर रही है कि स्ट्रट की कंडीशन कॉलम में सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो जैसा अभी हमने देखा कि जो स्ट्रट है वो किसी भी पोजीशन में होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। क्लियर? और जो 4 केस बनते हैं एंड्स के कंडीशंस के, वो चारों के चारों केस किसमें एग्जिस्ट करते हैं? स्ट्रट में। और कॉलम जो है उसमें एक स्पेसिफाइड कंडीशन है क्या कि उसके दोनों एंड क्या होने चाहिए? फिक्स्ड। और क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। और द लास्ट वन इज प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव लोड उस पर होना चाहिए। प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव लोड स्ट्रट में है, बिल्कुल है। प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव लोड कॉलम में है, बिल्कुल है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन इज स्ट्रट में क्या बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस इंक्लूड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बोथ एंड इसमें फिक्स्ड है। क्या कॉलम भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, राइट। लास्ट कंडीशन क्या है कॉलम की? कॉलम की लास्ट कंडीशन ये है कि इट शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। तो क्या स्ट्रट वर्टिकल पोजीशन में हो सकता है? यस, स्ट्रट की कोई भी पोजीशन हो सकती है। यहां पर एक नोट पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल कॉमा इंक्लाइन, एंड लास्ट क्या बचेगा? हॉरिजॉन्टल। वैसे हॉरिजॉन्टल की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर हो गया तो वो तो एक बार का केस हो जाएगा, तो ये वाला केस तो हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ बात करते हैं वर्टिकल पोजीशन और इंक्लाइन पोजीशन की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर ऐसा कुछ होगा तो वो तो एक बार हो जाएगा जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं। तो फिक्स्ड बार वाला केस हो जाएगा, जो कि हम चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में आई थिंक देख चुके हैं, ठीक है। तो हियर वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, राइट। तो दो ही पोजीशन बचती है, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइन। तो क्या वर्टिकल वाली जो कंडीशन है, जो हमारी लास्ट कंडीशन थी वर्टिकल वाली, क्या ये कॉलम में सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ये कॉलम में सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलम है वो स्ट्रट का पार्ट है एक, या स्ट्रट का एक स्पेशल केस है। तो कॉलम इज द स्पेशल केस ऑफ स्ट्रट, राइट है। तो हम ये एक स्टेटमेंट कहते हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये स्टेटमेंट चलता है क्या? ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, बट ऑल स्ट्रट आर नॉट कॉलम, राइट।
मेरी बात को दोबारा से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस आ जाता है इस पे कभी कभी, ठीक है। और ये बेसिक फंडामेंटल है, स्टार्टिंग हो रही है आपके इस चैप्टर की कॉलम एंड स्टड की, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या आता है, ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट बट ऑल स्ट्रट आर नॉट कॉलम। तो ये नोट पॉइंट करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया है कि हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यूलर बकलिंग लोड और क्रशिंग लोड को समझेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूलर बकलिंग लोड जो क्रशिंग लोड होता है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नोट पॉइंट आएगा जो आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी क्लासेस में, जब कभी भी मेरे लेक्चर्स आप सुने, ठीक है, तो आप एक नोटबुक लेके बैठा करें, ठीक है। आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए ताकि जो नोट पॉइंट है उसको आप साथ साथ लिखो, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स बनाने से आपका ब्रेन वर्क करता है अच्छे तरीके से, ठीक है। वीडियो देखने में और हाथ से लिखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आ जाएगा हमारा। नोट पॉइंट क्या आएगा, लिखेंगे ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट बट ऑल स्ट्रट्स आर नॉट कॉलम। ये बात आप ध्यान रखें। बेसिकली वी कैन से दैट कॉलम इज द स्पेशल केस ऑफ कॉलम इज द स्पेशल केस ऑफ स्ट्रट, ठीक है। बट हम यहाँ पर चारों केसेस को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। उसके सारी एंड कंडीशन देखनी है, क्योंकि हम यहाँ सेमेस्टर के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हमें कंपटीशन क्रैक करना है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कॉलम को देखते हैं, हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, टाइप्स ऑफ कॉलम्स। देखो बच्चों, मेनली जो कॉलम होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है आपका मीडियम कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम। और हमें फोकस जो करना है अपने सिलेबस के हिसाब से वो करना है लॉन्ग कॉलम पे ज़्यादा, लॉन्ग कॉलम और मीडियम कॉलम पे। जो शॉर्ट कॉलम्स होते हैं वो क्रशिंग की वजह से फेल होते हैं। क्रशिंग एक फिनोमेना होता है, आपको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो हमें मेनली फोकस किस पे करना है, मेनली वी हैव टू फोकस ऑन दी लॉन्ग कॉलम, राइट। तो सबसे पहले यहाँ टाइप्स ऑफ कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लॉन्ग कॉलम। अब किसी कॉलम को लॉन्ग कॉलम कब कहते हैं, वो सिलेंडरनेस रेशियो डिसाइड करता है, वो हम देखेंगे आगे। तो लॉन्ग कॉलम जो फेल होता है किस वजह से होता है ये हम देखेंगे। हमें पहले अभी बकलिंग और क्रशिंग लोड को अच्छे से समझना है। तो लॉन्ग कॉलम का जो फेलियर है वो होता है फेलियर ड्यू टू, लिखेंगे फेलियर ड्यू टू बकलिंग लोड, फेलियर ड्यू टू बकलिंग लोड। इसको भी हमें समझना है अभी बकलिंग लोड होता क्या है, ठीक है। और इसी में हम लिखेंगे सेफ इन क्रशिंग, जो क्रशिंग लोड होता है उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है बेसिकली वो हम किससे करते हैं, डिनोट करते हैं पीसी से, ठीक है। और बकलिंग कोड का जो एब्रिविएशन हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पीई। ई फॉर क्या है, ई फॉर यूलर्स, ठीक है, ई फॉर यूलर्स। और यूलर्स ने ही बकलिंग लोड की डेरिवेशन की थी, इसलिए पीई से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखेंगे अभी यूलर्स फॉर्मूला क्या है, उन्होंने क्या डेरिवेशन किया था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है मीडियम कॉलम। अब मीडियम, अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये बात किस बेसिस पे की जा रही है, बात लेंथ के बेसिस पे की जा रही है, ठीक है।
लेकिन चूंकि ये वर्टिकल और इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है तो हम लेंथ की बात तो नहीं करेंगे, हम हाइट की फॉर्म में बात करते हैं। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइट जो कॉलम्स होते हैं वो 3 तरीके के हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज दी लॉन्ग कॉलम, सेकंड वन इज दी मीडियम कॉलम। मीडियम कॉलम जो होता है बच्चों, उसमें बकलिंग लोड का भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना क्रशिंग का होता है, ये भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फेलियर ड्यू टू बोथ बकलिंग एंड क्रशिंग लोड, ठीक है, क्रशिंग लोड। ये हो जाएगा PC और ये हो जाएगा PE, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, लास्ट वन इज दी शॉर्ट कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम में एक्चुअली डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। शॉर्ट कॉलम में जो क्रशिंग होता है वो बहुत तेजी से होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड है हमारा शॉर्ट कॉलम। कॉलम का डिजाइन किसमें करते हैं, एक इसमें कर्नल कॉन्सेप्ट चलता है, वो भी डिस्कस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली इन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना रोल नहीं होता है कर्नल का, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा जो कंक्रीट होता है, जो मटेरियल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वो मेटल का होता है, राइट। तो हमारा मटेरियल क्या होता है, वो मेटल का होता है। और जो सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल होता है वो कंक्रीट होता है बेसिकली, जिसे RCC कहते हैं, रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिइंफोर्समेंट का इतना रोल नहीं होता है एक्सेप्ट कंपोजिट मटेरियल्स, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बात करते नहीं हैं, ठीक है, कर्नल की। लेकिन कर्नल वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कर्नल क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, कॉलम का ऑफसेट लोडिंग कंडीशन कैसे रखते हैं, कितने डायमीटर का कॉलम बना रहे हैं कि वहीं पर लोड हो, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। शॉर्ट कॉलम क्या होगा, शॉर्ट कॉलम होगा फेलियर ड्यू टू क्रशिंग। ये क्रशिंग में फेल होता है, ठीक है, या कहें कि क्रशिंग की वजह से फेल होता है, ठीक है, क्रशिंग लोड। इट इज डिनोटेड बाय PC, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कितने टाइप के हमारे कॉलम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलम। फर्स्ट वन इज दी लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम क्या होता है, फेलियर ड्यू टू बकलिंग एंड सेफ इन क्रशिंग लोड, राइट, या क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। जब हम सेफ की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि लोड के बारे में, ठीक है। तो लॉन्ग कॉलम क्या है, लॉन्ग कॉलम का फेलियर किसकी वजह से है, बकलिंग लोड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें एक नोट पॉइंट करके लिखना है कि जो लॉन्ग कॉलम है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। मीडियम कॉलम क्या है, मीडियम कॉलम है फेलियर ड्यू टू दी बोथ बकलिंग एंड क्रशिंग लोड, एंड द लास्ट वन इज द शॉर्ट कॉलम, एंड शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू दी क्रशिंग लोड। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहले ही बोला है कि जो ये शॉर्ट कॉलम है इसकी स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, शॉर्ट कॉलम की स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि शॉर्ट कॉलम जो है वो क्रशिंग में फेल होता है, और क्रशिंग में फेल होने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। इसलिए हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है लॉन्ग कॉलम और एक होता है मीडियम कॉलम। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मेंबर के टूटने की टेंडेंसी तब ज़्यादा होती है जब आपका मूवमेंट ज़्यादा क्रिएट हो, सीधी सी बात है। क्लियर है। अगर आपका एसेंट्रिक लोड है तो वो क्या क्रिएट करता है, अभी हमने देखा था लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर्स में, हमने देखा था जो एसेंट्रिक लोड होता है वो मूवमेंट अफेक्ट क्रिएट करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। तो अगर किसी भी मेंबर को फेल करना होना है, जल्दी से जल्दी फेल होना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब होती है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल मेंबर की बात करूँ तो हमें लेंथ बढ़ानी पड़ती है, और वर्टिकल मेंबर की बात करूँ तो उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो चूंकि हाइट के बेसिस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग कॉलम की टेंडेंसी जल्दी होती है फेल करने की, क्योंकि उसमें मूवमेंट क्रिएट होता है, एसेंट्रिसिटी ऑफसेट कंडीशन क्रिएट होती है उसमें। वो मुझे समझाना है बहुत अच्छे से। वो अफेक्ट जो थे वो सर यूलर्स ने देखे थे कि ये बकलिंग टेंडेंसी क्या होती है, कि कोई भी अगर लॉन्ग कॉलम है तो वो अगर हल्का सा भी ऑफसेट पे अगर लोड चला गया तो वो एकदम से फेल कर जाता है, उस कंडीशन को हमने देखनी है,
ठीक है। और इस कंडीशन का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है जब कॉलम्स को डिजाइन करते हैं। ब्रिज के नीचे जो कॉलम्स होते हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट कॉलम की हमने बात नहीं करनी क्योंकि क्रशिंग लोड से फेल कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी हैव टू फोकस मेनली ऑन दी लॉन्ग कॉलम, ठीक है। हमें डिजाइन जो करना है वो लॉन्ग कॉलम करना है। फिर मीडियम कॉलम जो है वो एक सर रैंकाइन थे, उन्होंने इसकी एनालिसिस करी थी। तो वो जो रैंकाइन थे उन्होंने दोनों इफेक्ट देखे थे, बकलिंग लोड का भी और क्रशिंग लोड का भी, कि इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या आ रहा है। तो उस पर उन्होंने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसका डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा नहीं, हम एक्चुअली सिर्फ उसकी फिजिक्स समझेंगे पीछे की, कि वो फॉर्मूला जब आया है तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, कि आपको कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना है, आपको कंपटीशन क्रैक करना है, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट कॉलम तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, बात करते हैं लॉन्ग कॉलम। तो जो लॉन्ग कॉलम होता है इसका जो डिजाइन होता है वो किस इक्वेशन से होता है, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन भी कहते हैं, कभी कभी यूलर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट और आ जाएगा स्टूडेंट, जो आपको मालूम होना चाहिए, क्या, कि लॉन्ग कॉलम ठीक है, लॉन्ग कॉलम, इसको ऐसे मत लिखो, लॉन्ग कॉलम को लिखेंगे यूलर फॉर्मूला, नोट करके जो लिखेंगे हम उसमें फर्स्ट पॉइंट में, कि यूलर्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, यूलर्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हैं कि डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम इज डिसाइडेड बाय द यूलर्स फॉर्मूला, राइट, ये भी हम कह सकते हैं। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग कॉलम, दैट मीन्स, इसका क्या मतलब होगा, दैट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, यूलर्स फॉर्मूला की, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि लॉन्ग कॉलम इज डिजाइन बाय विच फॉर्मूला, तो आंसर आपका क्या होगा, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड, ये जो मीडियम कॉलम होता है इसका डिजाइन किससे करते हैं हम, ये रैंकाइन फॉर्मूला होता है, सर रैंकाइन ने इसका डेरिवेशन किया था। ऐसे ही यहाँ पर एक सेकंड नोट क्या आएगा, सेकंड नोट, फर्स्ट नोट ये आ गया, सेकंड नोट क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिजाइन ऑफ मीडियम कॉलम design of medium column is done by the Rankine formula, ठीक है। we will see that कि Rankine formula क्या है, right, यूलर्स फार्मूला को अभी हम देखने जा रहे हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ फार्मूला, राइट। अच्छा, अभी हमने ये देख लिया कि यूलर्स फॉर्मूला जो है वो लॉन्ग कॉलम के लिए है और डिज़ाइन जो मीडियम कॉलम का है वो रैंकाइन के लिए। अब थोड़ा सा एक्चुअली एक लॉजिक समझते हैं, उस लॉजिक को समझे बिना इस फॉर्मूले पे बात करना टोटली वर्दस होगा, इसलिए हमें समझना है कि यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में, वो मीडियम कॉलम में लगाया क्यों गया है, उसका थोड़ा सा हमें एक चीज़ समझनी है। देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि अगर मान लो कोई कॉलम बहुत ज़्यादा, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलूँगा, वो टेक्निकल टर्म नहीं होगा, एक कॉलम ऐसा है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने कहा कि एक इस पर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है P, ये कंडीशन है। अब देखो मैं आपको पहली बात बोलता आ रहा हूँ कि जो P है ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, लोडिंग कंडीशन हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। लोडिंग कंडीशन हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि हमें किसी भी लोड के करस्पॉन्डिंग ही आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिज़ाइन करना होता है ना। किसी ने बोला कि लोड इतना है इसको चेंज कर दो, लोड कभी चेंज नहीं होता, लोड के करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के करस्पॉन्डिंग लोड नहीं एडजस्ट किया जाता, ठीक है। तो ये P फोर्स लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, इसका यूनिट किलो न्यूटन भी हो सकती है, न्यूटन भी हो सकती है, मेगा न्यूटन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि डिज़ाइनर ने क्या वैल्यू हमें दी है।
मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि ये किलो न्यूटन है। क्लियर है? अब इसकी एक एक्सिस होगी ये वाली। अब ये एक्सिस जो है बिल्कुल ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इस फोर्स का, कंप्रेसिव फोर्स जो लगा हुआ है उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इसी एक्सिस से पास होना चाहिए, तब हम कहेंगे इसे ये क्या है, प्योरली एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक। अब देखो अगर ये लॉन्ग कॉलम है, ठीक है, वो हम देखेंगे उसकी कंडीशन क्या होती है लॉन्ग कॉलम की। अगर ये लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम के केस में क्या होता है बच्चों, पीई जो होता है उसे कहते हैं यूलर बकलिंग लोड, यूलर बकलिंग लोड। ठीक। और पीसी होता है, इसको कहते हैं क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड। ठीक है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यूलर बकलिंग स्ट्रेंथ, यूलर बकलिंग स्ट्रेंथ। और जो स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं ये है इन टर्म्स ऑफ लोड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं स्ट्रेंथ, हम देख रहे हैं फोर्स के करस्पॉन्डिंग कितनी है, कि ये इतना फोर्स बियर कर सकता है, ये इतना फोर्स बियर कर सकता है, बस सिंपल सी बात है। तो बच्चों होता क्या है कि जो लॉन्ग कॉलम है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रीट करके चल रहा हूं कि ये क्या है, ये एक लॉन्ग कॉलम है। क्लियर? तो लॉन्ग कॉलम के केस में क्या होता है कि जो ये यूलर्स स्ट्रेंथ होती है ये कम होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ से, ये कम होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ से। ध्यान रखना कि ये लॉन्ग कॉलम के केस में ऐसा होता है कि यूलर्स जो स्ट्रेंथ होती है ये कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कह लेता हूँ कि जो पीई है वो मेरा 20 किलो न्यूटन है इस केस में, और जो पीसी है वो मेरा 35 किलो न्यूटन है। ठीक, क्लियर है? तो क्या होगा, ये पी अलग है, ये पीई अलग है, ये पीसी अलग है। तो फेलियर होने के लिए हम कहेंगे फॉर फेलियर कंडीशन, पहले इसमें देखेंगे फॉर फेलियर कंडीशन, फॉर फेलियर कंडीशन। ये फेल कब होगा, देखो ये स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ कम है, तो कब फेल माना जाएगा, 20 जो किलो न्यूटन की जो मैग्नीट्यूड है वो पहले अचीव होगा, उसके बाद 35 किलो न्यूटन का मैग्नीट्यूड अचीव होगा। अगर किसी भी बॉडी में आप फोर्स लगाओगे तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू अचीव होगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमें देखना है पहले। तो अगर ये एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स क्या जो मैग्नीट्यूड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, जो ये एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इस स्ट्रेंथ यानी कि यूलर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया या उसके बराबर हो गया, तब हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेल हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे फॉर फेलियर कंडीशन एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, यूलर्स बकलिंग फोर्स। क्लियर हो गई बात? तो अगर ऐसी कंडीशन हम अचीव कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि ये फेल हो चुका है। ठीक है, ये फेलियर कंडीशन हो गई। ठीक है, मैंने यहां पर पीई क्यों लिखा है मैं फिर बता रहा हूं, इसकी वैल्यू कम है, होती ही है लॉन्ग कॉलम में इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जो पहले वैल्यू कम है, कमजोर वैल्यू को हमें स्ट्रांग बनाना है, जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग नहीं बनाया जाता है, कमजोर चीज को स्ट्रांग बनाया जाता है। तो इसीलिए डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर हम एक और ऐड करेंगे क्या, कि फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन, और ये कॉलम कौन सा है, लॉन्ग कॉलम। तो फॉर सेफ कंडीशन ऑफ लॉन्ग कॉलम क्या होगी कि ये जो एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स है ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन यूलर्स बकलिंग लोड। ठीक है, यूलर्स बकलिंग लोड अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फेल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो 15 किलो न्यूटन का है, ठीक है, और यूलर जो स्ट्रेंथ है मेरी फोर्स के टर्म्स में वो 20 किलो न्यूटन है, तो ये कभी फेल करेगा, नहीं फेल करेगा। कैपेसिटी इसकी 20 किलो न्यूटन की है, एक्सटर्नल फोर्स 15 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, और जब ये यूलर्स में नहीं टूटेगा तो ये रैंकाइन में क्या टूटेगा, कहने का मतलब है जब ये यूलर्स स्ट्रेंथ में सेफ है
तो ये रैंकाइन स्ट्रेंथ में ऑलरेडी सेव हो जाएगा, क्योंकि रैंकाइन स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द यूलर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स मेरा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स मेरा कितना है, 25 किलो न्यूटन है, तो 25 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन से ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा जो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है वो यूलर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया। तो जब ज्यादा हो गया तो ये ब्रेक कर जाएगा। अब इसका ब्रेक कैसे होगा, देखो इसकी बेंडिंग कैसे होती है। जब दोनों तरफ से एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो कॉलम जो है वो बेंड करने की कोशिश करता है इस तरह से। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप घर पे कर सकते हो। झाड़ू की एक सीख लो लंबी सी, और उसे दोनों तरफ से जब आप प्रेस करोगे तो उसकी बेंडिंग कैसी होगी, उसकी बेंडिंग ऐसी होगी। कॉलम में भी सेम चीज होती है, कॉलम में भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो उसकी बेंडिंग ऐसे होगी, इस तरीके से बेंडिंग होगी। तो अब बात समझने की यह है कि बच्चों ध्यान से समझना, अब इसका क्या मतलब है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, कि जब ये बेंड हुआ, बेंड तो वो 10 किलो न्यूटन के फोर्स से भी होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरी ये कंडीशन अचीव हो गई कि मेरा 20 किलो न्यूटन की कैपेसिटी है बकलिंग की, इसे बकलिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अगर बकलिंग की मेरी स्ट्रेंथ 20 किलो न्यूटन है और मैंने एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स भी 20 किलो न्यूटन लगा दिया और 20 किलो न्यूटन से 0.1 भी ज्यादा नहीं किया, तो उस केस में उस पॉइंट पे अगर ज्यादा भी मुझे, जरा सा भी मुझे जर्क मिल गया या एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स मिल गया, थोड़ा सा भी, बिल्कुल माइनर 0.1% भी, उस केस में ये कॉलम बहुत जल्दी ब्रेक करता है। इसीलिए कॉलम जो होता है एक डेंजरस स्ट्रक्चर माना जाता है। कॉलम जो है वो डेंजरस स्ट्रक्चर माना जाता है। और क्यों ये डक्टाइल मटेरियल का नहीं होता ये भी समझना है, इसको भी हमने समझना है कि ये डक्टाइल मटेरियल का क्यों नहीं रखा जाता है। इसमें आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक डेंजरस स्ट्रक्चर में है क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है। अगर इसमें कोई फेलियर आया तो पूरा का पूरा बेस स्ट्रक्चर ही आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यहां रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, कॉलम में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी रहती है इसमें। क्लियर हो रही है बात? मेरी बात को ध्यान से समझना। ये स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। राइट? अच्छा, अब कहने का मतलब है ये है कि अगर ये बिल्कुल फेलियर कंडीशन पे है और उससे थोड़ा सा भी, अगर हल्का सा भी माइनर फ्रैक्शन इसको ज़्यादा मिल गया तो ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है। ये इस तरह से बिखरता है जैसे एक कैसे समझाओ, जैसे चौक होती है ना बच्चों, गिर के एकदम टूट जाती है, ऐसी कॉलम के साथ भी होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गई कॉलम की बात। कौन से? लॉन्ग कॉलम की। ये हो गई लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम किसकी वजह से फेल होते हैं? लॉन्ग कॉलम फेल होते हैं बकलिंग स्ट्रेंथ की, क्योंकि उनकी बकलिंग स्ट्रेंथ कम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग कॉलम की बकलिंग स्ट्रेंथ क्या है? कम है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है फॉर लॉन्ग कॉलम। ठीक है, क्यों क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये भी डिस्कस करेंगे। अभी धीरे धीरे मैं इस पॉइंट पे आऊँगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, अच्छे से डिटेल में देखेंगे तब आपको ये समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसे एक लेक्चर में भी ख़त्म कर सकता हूँ, और मैंने इसमें कम से कम 4 लेक्चर लेने हैं। ठीक है, लॉन्ग कॉलम की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मीडियम कॉलम की। मीडियम कॉलम में ऐसा क्या होता है? देखो, इसकी हाइट थोड़ी सी मैं कम बनाने वाला हूँ ताकि ये देखने से लगे कि हाँ कि हम बात कर रहे हैं मीडियम कॉलम की। ठीक है, बात कर रहे हैं हम मीडियम कॉलम की। ये एक मीडियम कॉलम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज माय मीडियम कॉलम। ठीक, और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स तो होना ही होना है। ये हमने एक पी फोर्स लगा दिया, यूनिट हम लेके चल रहे हैं किलो न्यूटन, यूनिट हम लेके चल रहे हैं किलो न्यूटन। अब देखो, अगर ये मीडियम कॉलम है बच्चों, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फॉर मीडियम कॉलम, फॉर मीडियम कॉलम
क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है मीडियम कॉलम के केस में, क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है आपकी बकलिंग स्ट्रेंथ से। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं। शॉर्ट कॉलम में तो बहुत ज़्यादा होती है, शॉर्ट कॉलम में तो बहुत ज़्यादा होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है फॉर मीडियम कॉलम ये लगभग ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसके आसपास ही रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये, ठीक है, यूलर स्ट्रेंथ के बराबर नहीं कहेंगे, याद रखना। ठीक है, ये बराबर नहीं कहेंगे, ये चीज़ याद रखना। शायद मैंने गलत बता दिया आपको यहाँ पे। नहीं, मीडियम कॉलम के केस में देखो बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया है ना, क्योंकि बकलिंग स्ट्रेंथ किसकी कम होती है? बकलिंग स्ट्रेंथ कम होती है लॉन्ग कॉलम की, इसलिए वो बकलिंग में फेल कर जाता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है लॉन्ग कॉलम के केस में, वो जो है वो बकलिंग स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग उसके आसपास ही रहती है। बकलिंग स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग उसके आसपास ही रहते हैं। लेस देन भी नहीं लिख सकते, ठीक है, लेस देन भी नहीं लिख सकते, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये आसपास ही रहती है। ठीक है, मीडियम कॉलम के, इसीलिए हमें दोनों का इफेक्ट देखना होता है। ठीक है, इसीलिए मीडियम कॉलम में क्या होता है, मीडियम कॉलम में हमें दोनों का इफेक्ट देखना है, क्रशिंग स्ट्रेंथ का भी और बकलिंग स्ट्रेंथ का भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आएगा सबसे पहला, क्या नोट पॉइंट ये आएगा कि इन मीडियम कॉलम, इन मीडियम कॉलम, इन मीडियम कॉलम both crushing and buckling, both crushing and buckling effect will be considered। ये ध्यान रखना है, will be considered। ठीक है, मीडियम कॉलम में हम दोनों का इफेक्ट देखते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है लगभग। ठीक, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब फेलियर कंडीशन क्या होगी? फेलियर कंडीशन ये होगी, देखेंगे फेलियर कंडीशन क्या होनी है। देखो, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर मेरा, मैं मान के चलता हूँ सपोज, ठीक है, फेलियर कंडीशन तभी होगी जैसे मान लो कि जो हमारी स्ट्रेंथ कहलाएगी कॉलम की, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मिनिमम ऑफ यूलर्स स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसमें से जो भी मिनिमम होगा। समझ में आ रही है बात? इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाएगी, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू को चेक करना है। तो फेलियर कंडीशन क्या हो जाएगी? फेलियर कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट? लिखेंगे फेलियर कंडीशन, फेलियर कंडीशन, फेलियर कंडीशन क्या होगी कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है वो ज़्यादा क्या हो, मिनिमम ऑफ किससे? पीई और पीसी से। ये हमारी फेलियर कंडीशन होगी, पीई और पीसी से। ठीक, और सेफ कंडीशन क्या होगी? सेफ कंडीशन होगी जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, मिनिमम ऑफ पीई और पीसी। ये हमारी सेफ कंडीशन होनी चाहिए। ये हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स है जो लगा हुआ है, पी एक्सटर्नल। ठीक, अब बात ये है कि देखो एक्सटर्नल फोर्स तो हमें दिया जाता है, डिजाइनर क्या करता है? एक्सटर्नल फोर्स को देता है। फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो करेंगे स्ट्रेंथ का। पीई और पीसी का फॉर्मूला क्या है उसको हमें फोकस करके समझना है। ठीक है, उसको हमें फोकस करके समझना है। शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। शॉर्ट कॉलम की भी कंडीशन देख लेते हैं, है ना, साथ साथ जब इतने कंडीशन देखी है तो शॉर्ट की भी देख लेते हैं। शॉर्ट की भी आपको ध्यान होनी चाहिए,
है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। थर्ड हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कॉलम की। अब शॉर्ट कॉलम में क्या होगा, देखो अब मैं इसे और छोटा बना दूंगा ताकि एस्थेटिक जो इसका वे होगा वो आपको देखने को लगे कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कॉलम की। नीचे हम लिख देते हैं शॉर्ट कॉलम, ये हमने लिख दिया शॉर्ट कॉलम। ठीक है। शॉर्ट कॉलम में क्या होता है बच्चों की क्रशिंग स्ट्रेंथ बड़ी कम रहती है, यूलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। शॉर्ट कॉलम में क्या नोट आएगा आपका कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होगी, किससे, यूलर स्ट्रेंथ से। ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी यूलर स्ट्रेंथ से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरी हो जाएगी 15 किलो न्यूटन और यूलर स्ट्रेंथ हो जाएगी मेरी 40 किलो न्यूटन। ठीक है। अब यूलर स्ट्रेंथ जो होती है जिसे बकलिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं, कहने का मतलब शॉर्ट कॉलम क्या होता है बच्चों, जब आप इसकी हाइट कम कर दोगे तो इसमें बेंडिंग कम होगी। ऑब्वियसली समझने की बात है कि अगर किसी की हाइट कम होगी उस पर अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो उसकी बेंडिंग कम होगी, लेकिन अगर हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी बेंडिंग आसानी से हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यूलर्स लोड जो है वो डिसाइड करता है टेंडेंसी ऑफ बकलिंग, कि बकलिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है कि कम है, वो बताता है वो। ठीक है। तो चूंकि ये शॉर्ट कॉलम है, इसकी हाइट कम होगी तो इसकी बकलिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, कम बकल करेगा। तो जब बकलिंग टेंडेंसी इसकी कम होगी इसका मतलब बकलिंग के करस्पॉन्डिंग इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तभी तो उसे बकलिंग करने नहीं दे रहा है, वो बेंड होने नहीं दे रहा है। तो अगर PE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स बकलिंग टेंडेंसी कम होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तभी तो बेंड नहीं होने दे रहा है। ठीक है। तो PC जो है वो बहुत कम होती है PE के कंपैरिजन में इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम। तो जो PC की जो स्ट्रेंथ होगी शॉर्ट कॉलम में वो क्या हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो PC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये कम है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये कम है। क्लियर है। और तो फेलियर कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें फेलियर कंडीशन आ जाएगी कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे उसकी वैल्यू किससे हो, PC से ज़्यादा हो। और सेफ कंडीशन क्या हो जाएगी, सेफ कंडीशन ये हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, PC के बराबर या उससे कम। ये हमारी सेफ कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर है।